Our next speaker is Dr. Sunita Pandey. She is in PhD in agronomy and is currently working as the Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand, with 32 years of teaching, research, and extension experience. Her research domain is Vriksh Ayurved, based on Bharatiya Paramparik Krishi Paddhati. So, with these words, ma'am, I invite you on the podium to deliver your talk. सभी को प्रणाम। मंचस्थ मेरे साथ के सभी वार्ताकार और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वत परिजन, मैं गोपाल भाई की बात को और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ एज ए साइंटिस्ट। बिल्कुल इन्होंने जो बातें कही वो 100% सही है और सबने देखा उसको, प्रत्यक्षम किंग प्रमाणम। लेकिन इस बात का दुख है कि वृक्ष आयुर्वेद, जो कि वो सारी बातें उसमें समाई हुई हैं जो गोपाल भाई ने बताई, और उससे भी कहीं बहुत ऊपर है। मैं कहूँगी गोपाल भाई से कि हम अगर साथ में आपको कुछ इनपुट देंगे, वो भी आपको करना चाहिए, आपका और भी ज़्यादा इसमें उन्नति हो सकेगी। वृक्ष आयुर्वेद एक बहुत बड़ा खजाना है, परंतु हमारे एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले लोगों ने न उसको देखा है, न सुना है, न हमारे किसी कोर्स के सिलेबस में वो अभी तक था। लेकिन भारत सरकार की ये अभी की पहल बहुत अच्छी है कि नेशनल लेवल पर एक कमेटी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाई है और गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर बनाई, और दोनों ही कमेटी में मैं मेंबर की हैसियत से रही और मुझे मौका मिला कि मैं इस पूरे वृक्ष आयुर्वेद के नॉलेज को उसमें डवटेल कर सकूं, और हमने अपने स्तर पर उसको किया है। और पूरी आशा है कि अगले एकेडमिक सेशन से अब बच्चे उसको देख पाएंगे, फैटर्निटी और एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली लगता है कि इतना बड़ा खजाना और उसको हमारे सिलेबस में आज तक जगह नहीं मिली। हालांकि कारण तो बहुत रहे और सबसे बड़ा कारण भाषा का था, परंतु अभी हमारे एक बहुत ही, मैं उनको याद करके ही हमेशा अपना प्रेजेंटेशन करती हूँ, डॉक्टर YL नैने। उनका अथक प्रयास था। वो महाराष्ट्र के रहने वाले एक बहुत ही विशेष साइंटिस्ट, जिन्होंने अपना अध्ययन और अध्यापन सब PhD इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से करी, अमेरिका से, परंतु उनकी खोज हमेशा वृक्ष आयुर्वेद पर थी, क्योंकि वहाँ पर उनके एक प्रोफेसर ने कहा था कि आपने भारतवर्ष की आप बहुत तारीफ करते हैं, परंतु जब हम विश्व के कृषि को देखते हैं तो भारत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनको लगा कि ये बात तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भारत स्वर्णिम था, सोने की चिड़िया था, और उसका आधार कृषि था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कृषि में पिछड़े हों। लेकिन उनके पास उस वक्त कोई उत्तर नहीं था, और ये 1960 की बात है, और उस तीर जो उनको लगा उसका उत्तर उनको 1994 में तब मिला, जब वृक्ष आयुर्वेद की किताब, जो कि आज भी भारतवर्ष के पास जिसकी मूल प्रति नहीं है, वो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बोडलियन लाइब्रेरी में ताम्र पत्रों में लिखी हुई सुरक्षित रखी है, वो उनको मिली। और वो भी तब मिली जब उसका ट्रांसलेशन जर्मन में हो चुका था। उसके बाद जब उन्होंने वो किताब, क्योंकि वो बहुत ही विशेष साइंटिस्ट थे, पूरे ग्लोबली नोन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उस किताब को वहाँ से मंगा करके, और उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में थी किताब, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश और हिंदी और मराठी मैं कराया। और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने कहा, व्हाट द हेल वी आर डूइंग, एंड ही जस्ट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर जनरल इक्री सेट इन हैदराबाद, वेयर द सैलरीज वेर वेरी लिक्रेटिव, और वो एक डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर जाने वाले थे। उन्होंने रिजाइन दिया और एक अपने ही घर को एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन में तब्दील करके, और वहाँ वृक्ष आयुर्वेद का अध्ययन किया, और लगातार 25 वर्षों तक उसी ग्रंथ के समान और कृषि के शास्त्र दुनिया भर से बटोरे और उनका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद उन्होंने विनती की हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय से कि मेरे पास अब समय कम है, और मेरे जाने के बाद इस वृक्ष आयुर्वेद की साइंस को करने वाला होगा तो केवल एक पंतनगर विश्वविद्यालय, तो इसमें इसको आप अपने यहाँ अडॉप्ट कर लीजिएगा। और ऐसा कह करके वो 3-4 महीने बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और पंतनगर विश्वविद्यालय ने उस सिकंदराबाद स्थित
एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन को अपने यहाँ जगह दी, और अब हम लोग, हमारा सौभाग्य है, मैं उस फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी हूँ, वहाँ प्रोफेसर होने के साथ साथ वो काम भी करते हैं, और उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि गोपाल भाई ने कहा, अभी तक हमने जितना भी उसमें से किया है, जो वैलिडेशन ट्रायल्स हमने किए हैं, वो 100% सत्य पाए गए। सत्य तो वो होंगे ही, वो विजडम है, वो नॉलेज भी नहीं, वो विजडम है, लेकिन उसको करके देखने की जरूरत है। देयर इज लॉट नीड टू बी डन एट R&D। और मैं इस विश्वविद्यालय से भी अपेक्षा रखूंगी कि ये पंतनगर विश्वविद्यालय या AAHF जो एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन है, उसके कोलैबोरेशन में यहाँ पर, क्योंकि ये इंडस यूनिवर्सिटी, इसका तो नाम ही ऐसा है कि इंडिजिनस नॉलेजेस सभी यहाँ पर R&D होने चाहिए, तो हम जरूर उसमें अपना योगदान देंगे। और इसी बात को मैं विद्यार्थियों के मन में, फैटर्निटी के मन में, इन पुराने नॉलेज को वो पढ़ें, देखें, क्योंकि हमारा तो पहला कृषि विश्वविद्यालय है एशिया का, और 18,000 एकड़ की भूमि पर बना था, और वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वो सारी ही, उसका आधार वेस्टर्न है। मैं ये नहीं कहती कि वो खराब है, साइंस तो सभी अच्छी होती हैं, परंतु जो हमारी घर की नॉलेज है उसको हमें जरूर, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब सारा विश्व भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, जिस प्रकार की समस्याएं हम देख रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी चीजों को, और जो कि हमारे सोशल ग्रुप्स ने, जैसे गोपाल भाई हैं और तमाम ग्रुप्स हैं, आज भारतवर्ष में उस बात को उन्होंने सिद्ध किया है जो वैज्ञानिक अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो वैज्ञानिक उसमें जब जुट जाएंगे तो दिन दूना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीजें उसमें बंद हैं, खजाना बंद है, तो वो सब करने की जरूरत है। ये सबको देखते हुए मैंने अपने विश्वविद्यालय में ऋषि पारसर, जिन्होंने की विश्व की कृषि की पहली किताब कृषि पारसर लिखी, तो उसकी एक बहुत सुंदर 6 फुट की संगमरमर की प्रतिमा मैंने डोनेट करी अपने विश्वविद्यालय को, केवल इसीलिए कि सबका ध्यान उस तरफ जाए। और आज मैं इस मंच से अनाउंस करती हूँ कि अगर ये विश्वविद्यालय कोई ऐसा कदम उठाता है कि अपने यहाँ पर, चाहे कॉलेज ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा, चाहे दिस डिपार्टमेंट ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा, या मैं तो हमेशा रिकमेंडेशन करती हूँ हर फोरम से कि यूनिवर्सिटी ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा खुलनी चाहिए। जब हम 70-75 यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, तो क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी हम एक पायलट लेवल पर वृक्ष आयुर्वेद पर खोल सकते हैं। तो अगर ये यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कदम उठाती है, तो ऋषि सुरपाल जी की स्टैचू मैं यहाँ डोनेट करूंगी, इस विश्वविद्यालय के लिए वो डोनेट करूंगी। और वो केवल इसलिए कि यहाँ के भी विद्यार्थी, यहाँ की फैटर्निटी उसको जाने, पहचाने और उस पर अपना इनपुट दे। तो हमारे यहाँ अभी इतनी बड़ी फैकल्टी है, लेकिन 1% फैकल्टी को भी अगर मैं 5 अपने अग्रज ऋषि मुनियों के नाम पूछूं जिन्होंने एग्रीकल्चर में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, तो नहीं बता पाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी में भी। तो इस बातों को लेकर के ये टॉपिक की जो हमारे आचरण में आना चाहिए, वृक्ष आयुर्वेद हमारे आचरण में था, तो उसी वक्त हम सोने की चिड़िया थे, तो वो हमारे आचरण में, प्रैक्टिस में आना चाहिए। हम बात कुछ और करें और करें कुछ और, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत का दृष्टि, दर्शन, जीवन शैली ऐसी थी कि जो वृक्ष आयुर्वेद सक्सेस था, अभी हमें उसी के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में जब हम ये बात करते हैं, और हमारे पास गोपाल भाई जैसे लोग हैं और तमाम ऐसे सोशल ग्रुप हैं जो ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के मन में इतना स्केप्टिकल है कि वो समझते हैं कि नहीं, हमारा तो हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अब श्रीलंका में जो दिवालिया हो गया था, उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे कुछ भी खरीदने के, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर ना खरीदना, ऑर्गेनिक या नेचुरल या वृक्ष आयुर्वेद फार्मिंग करना नहीं है, उसकी अपनी सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर जाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारा डेटा बैंक उपलब्ध है, डेटा उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि हमारे देश में, हमारे ही देश में धान की उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ली गई है। तंजावुर में, रामनाथपुरम में, चेंगलपट्टू एरिया, जहाँ की 2000 लैंड का, 2000 खेतों का सर्वे हुआ, और वहां पर वो सारा डाटा भी उपलब्ध है, ये कोई हवा में बात नहीं है। तो वहां पर 90 क्विंटल, 120 क्विंटल, 110 क्विंटल, डिपेंडिंग ऑन द लैंड टाइप, जो रामनाथपुरम, जहाँ की बारिश भी थोड़ा कम होती है, वहां तक भी प्रोडक्टिविटी लेवल्स 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक काटे गए। इसके अलावा यूपी में, कोयम्बटूर में, तो ये डाटा सारा उपलब्ध है, लेकिन वो प्रोटोकॉल हमको करनी पड़ेंगी, और वो सारा R&D हमें बहुत मजबूत चाहिए। इसमें R&D जब हम करेंगे, तो हमारी ये विधा को हम पूरे विश्व को केटर कर पाएंगे, अपने देश को नहीं, पूरे विश्व को केटर कर पाएंगे। और GDP की बात तो बहुत हुई, हमारा देश का GDP 34% था,
एक एडी से लेकर करके और 1700-1800 एडी तक हमारा था। क्यों था? क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते थे। हम कपास एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, हम टोबैको एक्सपोर्ट करते थे, हम मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट एक्सपोर्ट करते थे, हम जूट एक्सपोर्ट करते थे, तमाम चीज़ें, हम परफ्यूमरी हमारे यहाँ की बहुत उम्दा थी। और इन सारे एक्सपोर्ट का आधार सारा एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो जब इतना अच्छा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की कृषि उन्नत नहीं थी? और ये तो बिल्कुल साक्ष्य उपलब्ध है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे दुनिया को उस समय, जब उनके पास उनकी जीडीपी तो कहीं विजिबल भी नहीं हो रही है। तो ऐसे देश में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वृक्ष आयुर्वेद बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो हमारा हाल श्रीलंका की तरह होगा। डेफिनेटली विधि चाहिए, विधि से ही सिद्धि मिलती है। तो ये सारी इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये सारा हम निर्यात करते थे। तो इसी के साथ ये हमारे कुछ महान कृषि दार्शनिक रहे, उन सबको हमारे बच्चों को जानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा आचरण तभी बनता है जब हमारी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो हमारी वृत्ति बदलती है, जब हमारी वृत्ति बदलती है तो हमारी कृति बदलती है, और जब हमारी कृति बदलती है तो हमारा संस्कार बदलता है, और जब हमारा संस्कार बदलता है तो हमारा संसार बदलता है। तो अगर हमें अपना संसार बदलना है, अगर हमें अपना संसार बदलना है, हमें अपना पूरा विश्व परिवर्तन, विश्व गुरु बनना है, तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। हमें वही कुछ पढ़ना पड़ेगा। संस्कार कैसे बनता है? जब हम वही पढ़ते हैं, वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो हमें करना है, तब संस्कार बनता है। तो इस संस्कार को बनाने के लिए, आचरण में लाने के लिए, हमें इन ऋषि मुनियों का बिल्कुल डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। और हम लोगों ने पंतनगर में ये काम शुरू किया है और हमें बहुत सफलता मिल रही है। मैं पुनः डॉक्टर वाई एल नैने को सत सत नमन करती हूँ। ही वॉज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। उन्होंने जब साइंस करी, वेस्टर्नर साइंस, उसमें भी झंडे गाड़े उन्होंने। अगर वो ना होते तो आज उत्तरी भारत में धान की फसल नहीं हो रही होती। ऐसी खोज उन्होंने करी कि धान में एक बीमारी लगी जिसको खैरा रोग कहा, जो कि जिंक डिफिशियंसी से होती थी। उन्होंने उसको डायग्नोस किया और उसकी उन्होंने सॉल्यूशन बताया। अगर ऐसा नहीं होता था तो आज उत्तरी भारत में धान नहीं हो रहा होता। तो ऐसे ऋषि तुल्य आत्मा, और जब उन्हें वृक्ष आयुर्वेद का पता चला तो उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद को पूरा छान करके हम लोगों के सामने रखा है। अब हमारी ड्यूटी है कि उसको हम जन जन तक ले जाएं और उसको साइंस दिखाएं, ताकि हम विश्व को केटर कर पाए। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो वृक्ष आयुर्वेद में उपलब्ध हैं। ये मैं केवल उनका संस्कृत नाम पढ़ूंगी। ऐसे हिंदी में आज भी हम वही पढ़ रहे हैं, उस समय भी वो टेक्नोलॉजीज थी। भूमि निरूपणम, बीजोक्ति विधि, पादप विवीक्षा, रूपना विधानम माना प्लांटिंग टेक्निक, निषेचना विधि, रूल्स ऑफ वाटरिंग, पोषणा विधि, न्यूट्रिशनल केयर एंड मैनेजमेंट, द्रुम रक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, criteria for adopted for diagnosis of plant diseases based on पंचभूतिका and त्रिदोष theory of आयुर्वेदा। अभी तो हम वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद का एप्लीकेशन अभी हमारे यहाँ ह्यूमन बींग्स में ही थोड़ा सा ऐसे देखते हैं लोग। अभी भी एलोपैथ को तो अच्छा है, मैं ये बुराई नहीं करती एलोपैथ की, लेकिन जो हमारी अपनी विधा है और इतनी पुरानी विधा है, उसको आयुर्वेद का एप्लीकेशन प्लांट सेक्टर में ही वृक्ष आयुर्वेद कहलाता है, जिसकी डॉक्टर नैने ने इतनी सुंदर कमेंट्री करी है कि हाउ टू डायग्नोस डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ वात, पित्त, कफ इन द प्लांट। गोपाल भाई जी, मेरे को आपसे यही निवेदन है कि आप इसको भी जरा देखें और इसके आधार पर अपने और इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा, उस पर बहुत अच्छी डॉक्टर नैने की कमेंट्री है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वो पूरा डायग्नोस्टिक उन्होंने अच्छी कमेंट्री की है, वृक्ष आयुर्वेद से निकाल के करी है। इसके अलावा तरु चिकित्सा, देन एनर्जी लेवल पर प्लांट्स को की डायग्नोस्टिक की, कौन से प्लांट पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, कौन से निगेटिव दे रहे हैं, कौन कहाँ लगाना चाहिए, तरु महिमा, उपवन क्रिया, चित्तीकरणम, अगेन ए वंडरफुल टूल एंड टेक्निक अवेलेबल इन द वृक्ष आयुर्वेद विच यू रिक्वायर गोपाल भाई। इसमें चित्तीकरणम में आप देखेंगे कि आप किसी भी रंग की सब्जी पैदा कर सकते हैं, आप कैसा भी सुगंध को परिवर्तित कर सकते हैं, फूलों की सुगंध को परिवर्तित कर सकते हैं, लता को वृक्ष और वृक्ष को लता में परिवर्तित कर सकते हैं, कितने रंगों का आप कपास पैदा कर सकते हैं। दिस हैज ऑल बीन डिस्क्राइब्ड, देयर आर सूत्रास। बट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को इसमें प्लांट ब्रीडर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए
तो ये साइंटिस्ट को ज़रूर, मैं समझती हूँ हर विश्वविद्यालय में, तो करीब 2012 से तो हम इस बात को रिपीटेडली कह रहे हैं, लेकिन अभी अच्छा मौका मिला है, जो ये नेचुरल फार्मिंग का ग्रुप मिला है, इसके माध्यम से डवटेल हुआ है और सिलेबस करिकुलम में ये सब आ रहा है। तो अभी हमारे सारे ही फैटर्निटी को और इस यूनिवर्सिटी को तो खास, क्योंकि मैं समझती हूँ जैसे मैंने यहाँ देखा, सुना, पढ़ा, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन और आसानी से हो पाएगा। तो आप सब इस चीज़ों को लगा सकते हैं। डकार गालम प्लांट, कहाँ पर पानी कितना है, ये भी वृक्ष आयुर्वेद में मेथड्स हैं। और अब पंतनगर में जो हमने काम शुरू किया, तो हमने कुणप जल से काम शुरू किया, जो कि वृक्ष आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जो दुनिया का पहला बायो फर्टिलाइजर जो कहें तो वो ये है कुणप जल। तो हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग, जो भी नाम, आजकल नामों को लेके बहुत लड़ाई झगड़ा है, तो जो भी नाम हम करें इसको, तो हमारा जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो मुझे तो लगता है ऋषि सुरपाल के अलावा कोई होना नहीं चाहिए था। परंतु आज हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम भी वही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उसी में नंबर मिलेगा। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग एल्बर्ट हावर्ड। और एल्बर्ट हावर्ड ने भारतवर्ष में आकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखा, सुना, पढ़ा, और उन्होंने किताब निकाली, टेस्टामेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हर एक पन्ने में उन्होंने भारतवर्ष की खेती की तारीफ की है। और उनको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमारे ऋषि मुनियों का क्या, तो हम अपने को ग्लोरीफाई करें। दिस इज द राइट टाइम, आई थिंक, जिस समय सारा विश्व भी हमारी तरफ देख रहा है, और हमारे पास भी ऐसी मैकेनिज्म यहाँ पर है पॉलिसी मेकिंग पर और सब जगह, कि हम इस बात को आसानी से ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमने कुणप जल पर काम शुरू किया, और उसको डॉक्टर नैने ने थोड़ा मॉडिफाई किया था, क्योंकि जो ओरिजिनल कुणप जल था वो एनिमल वेस्ट से बनता था। उनके जो पार्ट होते थे उससे, हड्डी से, मांस, मज्जा, ब्लड, इनसे बनता था। उन्होंने उसको मॉडिफाई किया हर्बल कुणप जल में, और हर्बल कुणप जल पर हमारा पंतनगर यूनिवर्सिटी में अभी काम चल रहा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं हर्बल कुणप जल के। कुछ मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से समय की मर्यादा को रखते हुए कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी, जो हमने हर्बल कुणप जल पर वैलिडेशन ट्रायल्स किए, और उसके बाद जो उत्तराखंड के फार्मर्स फील्ड पर हम ले गए, और हर जगह उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये वो ऋषि पाराशर का स्टैचू है जो हमने अपने विश्वविद्यालय में डोनेट किया, और ये मेरा एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर, जो कि वृक्ष आयुर्वेद पर हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप। और तो अगर हम ऋषि पाराशर की बात करें, वो तो खुद में अपने आप में चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन थे। ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट। तो आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, तो वो तो खुद में एक मल्टी डिसिप्लिनरी व्यक्ति थे। तो ये इस प्रकार से हमने कुछ काम किए हैं। मैं आपको सीधे चित्रों पर ले जाती हूँ। ये कुछ डेटा, कुछ ये सब अभी इतना डिटेल का टाइम नहीं है। हमने हर्बल कुणप जल का सारा टेस्टिंग किया, उसका अभी जीनोमिक्स तक हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। कितना नाइट्रोजन कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट है, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, ये सारा कुछ एनालिसिस किया, कॉपर। तो ये बिल्कुल एक अपने आप में एक बहुत ही सुंदर हर्बल कुणप जल। और फिर उसकी शेल्फ लाइफ पर किया, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि फार्मर्स अपने लेवल पर जो सोशल ग्रुप है वो लोग करते हैं, कोई कहता है 5 महीने रखो, 6 महीने, 1 महीना, लेकिन हमने ये पाया कि हर 15 से 20 दिन के बाद उसकी जीवाणुओं की संख्या कम होने लगती है। तो इसलिए जो भी इस प्रकार के फर्मेंटेड लिक्विड हम बनाते हैं, तो उनको हम 20 दिन तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। ये कुछ काम हमारे विद्यार्थी लोग कर रहे हैं। इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं हमारे साथ, पूरी टीम है हमारे साइंटिस्टों की। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उस पर भी असर पड़ रहा है। मैंने देखा एक पौधे पर काम किया, तो उसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे वो भी बढ़ गए जब हमने हर्बल कुणप जल का प्रयोग किया। बीसी रेशियो भी जब बात करते हैं कि महंगी होगी खेती, ऐसा कुछ है नहीं। इससे खेती भी सस्ती भी होती है, लो कॉस्ट होती है। और एक हमने किया, जो लीची के प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे थे, तो जो हमारे यहाँ प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं अभी तक, तो वो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उनका 60-70% सर्वाइवल होता है। लेकिन जब हमने हर्बल कुणप जल से, और वैरायटी ऑफ हर्बल कुणप जल हमने बनाया, एक वृक्ष आयुर्वेद में बहुत अच्छी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि कोई चीज ऐसा नहीं है कि 2 किलो तो बिल्कुल 2 किलो, वो 2.5 भी कर सकते हैं आप, 1.5 भी कर सकते हैं, बट इट नीड टू बी स्टैंडर्डाइज फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन
और उसमें आप कई वैरायटी बना सकते हैं। अगर आप राजस्थान के लिए हर्बल कुणप जल बनाएंगे तो कंपोजिशन विल बी डिफरेंट, अगर आप उत्तराखंड के लिए बनाएंगे तो दैट विल बी डिफरेंट, बिकॉज उसमें सब लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके किसान को किसान के खेत या उसके चारों ओर मिल जाए। तो लीची के लिए जब हमने हर्बल कुणप जल से ट्रीटमेंट किया तो 90 से लेकर 100% तक सर्वाइवल रहा प्लांटिंग मटेरियल का, जो कि बाकी के सारे जो केमिकल से अभी तक कर रहे थे सबसे ज़्यादा था। तो ऐसे छोटे छोटे काम, और फिर उसमें सारी एक्टिविटीज़ देखी कि भाई क्यों ऐसा हुआ, उसके फिनोल्स नापे, कैरोटीनॉइड्स नापे, फ्लेवोनॉइड्स नापे, प्रोटीन, कैटालिस, सारे एंजाइम नापे, तो वो सभी पढ़े हुए पाए गए, मतलब पूरा उसका एक साइंटिफिक वो निकाला। तो इस प्रकार से ये दूसरी एक क्रॉप थी जो मैंने कहा आपको कि मेडिसिनल क्रॉप मेटिकेरिया चेमोमिला। इसमें इसमें चेमो इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस प्रकार से ये ग्लैडुलस के फूलों पर भी हमने प्रयोग किया, फूलों की वास्ट लाइफ बढ़ी, फूलों का रंग चमकदार हुआ, उनकी संख्या बढ़ी। तो ये सारे काम हमारे विद्यार्थियों से हम अभी करा रहे हैं। सीड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिले सीड ट्रीटमेंट के। ओके, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स। अब मैं आपको जो हम फील्ड पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन किए, अब ये देखिए आप राइस का फील्ड है, इसमें हर्बल कुणप जल हमारा जो क्रॉप रिसर्च सेंटर है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये तुलसी है, ये राइस है, फिर से हर्बल कुणप जल से। तो जब हर्बल कुणप जल डालते हैं फिर हम कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द क्रॉप्स। कुछ इंटरक्रॉपिंग ट्रायल्स हैं, ये कुछ फ्लोरिकल्चर पर थे प्रदर्शन। ये एक फार्म हमने छोटा सा वहाँ बनाया वृक्ष आयुर्वेद पर। तो उस पर क्योंकि डाइवर्सिटी इज द रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, तो एक साथ कई क्रॉप्स, फिर मेड़ पर क्रॉप। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये सारा वहाँ के लोग फिर जो हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, ये सारे उसको मॉनिटर कर रहे हैं उस काम को। तो इस प्रकार से ये वृक्ष आयुर्वेद का फार्म है एक छोटा सा। इसी के साथ समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत।